हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वीवी पर। फ्रेंड, अगर आप सभी भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स की 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास शिक्षण कौशल की डिस्कस कर चुके हैं। सुपर टेट में 10 नंबर का आपसे शिक्षण कौशल के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी सीरीज में ये हमारी 4th क्लास होगी, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। अगर तीनों क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज। देखिए, इस क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। वो इसलिए क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है, तो आप साथ साथ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको समय है उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाते चलिए। देखिए, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी? सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा थी गुरु शिष्य प्रणाली थी। यहाँ पर संस्कार दिए जाते थे। 2 संस्कार होते थे, विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार। ठीक है, एक होता था चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार होता था जिससे बच्चे की शिक्षा शुरू होती थी और 5 वर्ष की आयु में वो दिया जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पर, चूड़ाकर्म संस्कार कौन सी 5 वर्ष की आयु में होता था और बच्चे की शिक्षा शुरू होती थी, प्रारंभ की जाती थी। ठीक है, दूसरा उपनयन संस्कार जो होता था ये उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता था। जब बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था उस शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, और इसमें अलग अलग जो जाति के होते थे उन सब के लिए अलग अलग उम्र रखी गई थी। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उपनयन संस्कार में ब्राह्मण के लिए क्या कितनी वर्ष थी? 8 वर्ष थी। क्षत्रिय के लिए 11, वैश्य के लिए 12। आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति थी। चूड़ाकर्म संस्कार 5 वर्ष की उम्र में होता था। शिक्षा कैसे होती थी? सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक छंत्र शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक गणित की शिक्षा दी जाती थी, और उस शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था। ठीक है, उस शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार में उनको भेजा जाता था उस शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक कालीन में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत भाषा थी। उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होती थी, और शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें कठोर शिक्षा दी जाती थी। पहले गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी कठोर नियम होते थे वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा मठ और विहार में शिक्षा दी जाती थी, स्त्री शिक्षा नहीं थी। जिस तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी तो बौद्ध शिक्षा मठ विहार में दी जाती थी। इसका उद्देश्य होता था निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, जो वैदिक कालीन था मोक्ष की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य, और यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध कालीन में निर्वाण की प्राप्ति। मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिमों की शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा मकतब और खानका में दी जाती थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मकतब और खानका क्या क्या है ये, तो ये होते थे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। मकतब का क्या अर्थ था? मकतब का अर्थ था उसने लिखा। शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, इसी से शिक्षा का प्रारंभ होता था मुस्लिम कालीन में। और ये बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 4 वर्ष 4 दिन 4 महीने तक की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह संस्कार कितने वर्ष होता था? तो 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, शिक्षा कैसी थी? शिक्षा थी पढ़ना लिखना, सुंदर लेख और कुरान की आयतों की शिक्षा दी जाती थी। आगे 1813 में मैकाले ने आज्ञापत्र द्वारा साहित्य को खरीदने के लिए कुछ राशि दी गई थी। जब वैदिककालीन शिक्षा के बाद में हमारी बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा आई थी, तो उसके बाद अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भारत में व्यापार करना होता था। व्यापार करने के लिए वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया? 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ से एक पाश्चात्य और प्राच्य भाषा का विवाद शुरू हुआ था, जिसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति उस समय पर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले का एक आज्ञा पत्र आया था। साहित्य को खरीदने के लिए इसने राशि दी थी 1 लाख रुपए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के लिए, साहित्य को खरीदने के लिए कितनी राशि इन्वेस्ट की थी इंडिया में? 1 लाख रुपये की। ठीक है, पहली बार हार्डिंग ने 1844 में 101 प्राथमिक विद्यालय खोले थे। 1851 में हल्काबंदी की योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 1854 में लॉर्ड मैकाले ने 33 प्राइमरी स्कूल
मातृभाषा में खोले थे। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि डलहौजी ने सबसे पहले जो मातृभाषा में स्कूल खोले गए थे किसने खोले थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने प्राथमिक स्कूल खोले थे। 33 प्राथमिक स्कूल मातृभाषा में खोले थे। गाँवों को हल्का कहा गया था, जिसका उद्देश्य था कि हर गाँव में प्राथमिक स्कूल खोला जाए। ठीक है, हल्का पूछ सकता है, हल्का क्या है, तो हर गाँव में प्राथमिक स्कूल खोलना। आगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले भारत में एक ऐसे समाज को डेवलप करना चाहता था जो कि रंग रूप में तो बिल्कुल इंडियन जैसा हो, लेकिन उसकी जो बातचीत है, उनके जो थॉट हैं, उनके विचार वेस्टर्न कल्चर को वो फॉलो करें, पाश्चात्य को वो फॉलो करें। ठीक है, तो वो भारत के, देखिए भारत के लोगों को क्या इंग्लिश नहीं आती थी, और मैकाले ये चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने व्यापार को बढ़ाया जाए ताकि और इंडिया के जो लोग हैं उनको इंग्लिश सिखाना। तो मैकाले ने 10 जून को इसका विवरण पत्र आया था, 10 जून 1834 को ये इंडिया में आया था, और शिक्षा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे ये। लेकिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना तो बताया था इन्होंने कि 1 लाख रुपए हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया की शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे या इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, इस बात को इन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो यही विवाद चला रहा था, जिस समय पाश्चात्य का विवाद चल रहा था उस समय लॉर्ड मैकाले भारत में आए थे कानूनी सलाहकार के रूप में। ठीक है, भारतीय शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांटा, प्राच्य और पाश्चात्य। पुराने साहित्य की इन्होंने घोर निंदा की और अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हुए 2 फरवरी 1835 में पूरी रिपोर्ट अपनी इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को सौंपी थी। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मैकाले ने अपना घोषणा पत्र या अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना घोषणा पत्र सौंपा था, किसको, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को ऊपर के वर्ग से शुरू होकर नीचे आम जनता तक आने का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत को छनाकरण निस्पंदन थ्योरी या फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, कि शिक्षा को ऊपर वर्ग से शुरू होकर नीचे आम जनता तक किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। निस्पंदन थ्योरी या छनाकरण सिद्धांत किसका है, लॉर्ड मैकाले का है। इन्होंने प्राच्य और भारतीय साहित्य की घोर निंदा की थी। इनका एक कथन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि पूरा भारतीय साहित्य इंग्लिश लाइब्रेरी की एक किताब के समान है। ये आपसे थोट आपको यहाँ पर याद रखना है, किसने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था। इसके गुण क्या थे, इसके घोषणा पत्र के गुण थे कि इसके द्वारा विस्तृत ज्ञान के द्वार खोले गए और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के द्वार खोले गए हैं। पाश्चात्य शिक्षा, भाषा, साहित्य, विज्ञान की इसने वकालत की थी। लेकिन इसी के साथ साथ इसके पत्र के कुछ दोष भी थे कि इन्होंने प्राच्य साहित्य जो इंडिया की एजुकेशन थी उसका इन्होंने आलोचना की, और केवल उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए जो इन्होंने सुझाव दिया था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो ये इसके शिक्षा के दोष होते हैं। 13 दिन बाद लॉर्ड मैकाले ने अपना त्यागपत्र दे दिया और 1835 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड मैकाले, ये जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ था इसको चालाकी से सुलझाते हुए 24 नवंबर 1839 को नई नीति की घोषणा की और विवाद का अंत किया था। किस तरीके से, इन्होंने एक्स्ट्रा 31,000 का अनुदान प्राच्य इंडियन यानी कि प्राच्य भाषा इंडियन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए देकर इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो ये आपका प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसमें था कि पाश्चात्य के इन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि दी थी मैकाले ने, तो इसको इन्होंने कहा कि हम और 31,000 की धनराशि आपकी बढ़ा रहे हैं, वो किस लिए कि इंडियन एजुकेशन में हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस चालाकी का इन्होंने करते हुए इन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, 1835 में किया गया था। कितना अनुदान इन्होंने दिया था, 31,000 का, और 1 लाख का अनुदान दिया था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, आया था कब, 19 जुलाई 1854 को। क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब आया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया था। सबसे लंबा आयोग था, कितने अनुच्छेद थे इसमें, 100 अनुच्छेद थे। भारत में इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय पत्र, आज्ञा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि राजकीय आज्ञा पत्र किसको कहा जाता है, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र कहा जाता है। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा किसको, या भारत का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। इस शिक्षा के गुण थे कि इन्होंने भारतीय शिक्षा को 4 स्तरों में संगठित करने की घोषणा की, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा। वुड के समय में क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना की गई।
भारत के सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट खोला जाएगा। ये की स्थापना किसके समय में? चार्ल्स वुड के समय में। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। जन शिक्षा विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? वुड के समय में हुई थी। देशी विदेशी सभी शिक्षण संस्थानों को बिना धार्मिक भेदभाव के आर्थिक सहायता देना। विश्वविद्यालय की स्थापना वुड के समय में हुई थी। इम्पोर्टेंट आपका बनता है कि पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वुड के समय में हुई थी। और 1857 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके जीएसजीके में भी रिपीट हुआ है कि कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 में की गई थी। ठीक, आगे है 1869 में लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्राच्य भाषा व साहित्य भाषा को स्थान दिया गया। पुस्तकालयों में बाइबल अनिवार्य किया गया था वुड के घोषणा पत्र में। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ मैकाले और वुड। आगे बढ़ते हैं, हंटर कमीशन या कोठारी कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कब आया था? 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि 3 फरवरी को आपसे पूछा जा सकता है भारतीय शिक्षा विभाग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1882 यहाँ पर आपका आंसर होगा। किसने गठन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और जिस समय भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सर विलियम हंटर, उसके अध्यक्ष थे। जिस समय भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर और गठन किया था लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को। इसमें 20 सदस्य थे जिसमें से 7 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय भारतीय शिक्षा आयोग आया था या कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन आया था, उसमें कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे, 7 भारतीय थे। स्त्री शिक्षा, मुसलमान शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर यहाँ पर ठोस सुझाव दिया गया था। और शिक्षा के अलग अलग स्तर यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के उद्देश्य को ठीक से इसमें वर्णन किया गया था। इसका नेगेटिव पॉइंट था कि मुसलमान शिक्षा और जन शिक्षा की इसमें गुणवत्ता में कमी आई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का इसमें क्या योगदान रहा? 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। सितंबर 1901 में शिमला में सम्मेलन किया गया था जिसमें से भारतीय शिक्षा पर अपने इन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, ये सम्मेलन कितने दिन चला? 15 दिन चला और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सितंबर 1901 में हुआ था। 1901 में सितंबर में हुआ था और इसमें कितने दिन ये चला? ये 15 दिन चला था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। 3 फरवरी 1852 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी और 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और सर सैयद हसन को इसका सदस्य बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे? डॉक्टर गुरु बनर्जी और सर सैयद हसन थे, इनके सदस्य बनाए गए। इस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों तरीके के प्रतिनिधि इसमें आए थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इसे रैली कमीशन कहा गया था। 1901 में जो आपका सम्मेलन हुआ था शिमला में, उसे किस रैली कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति सरकार को प्रस्तुत की थी। इसके बाद आया था गोपाल कृष्ण गोखले 1866 में। ये भारत का प्राथमिक शिक्षा के महानायक माने जाते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के महानायक कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में प्राथमिक शिक्षा का महानायक माना जाता है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने गोखले बिल आया था 1911 में और लेकिन इसको इन्होंने वापस ले लिया गया था और 1902 में जो बिल दिया था वो इनका खारिज हो गया था। ठीक है, इसके बाद आया असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में। 1920 में नागपुर में गांधी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि बच्चे को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों से निकाल करके विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय विद्यालय व कॉलेज की स्थापना की जाए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कांग्रेस ने सुझाव कब दिया था? असहयोग आंदोलन में दिया था। क्या सुझाव दिया था? कि बच्चों को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज से निकालकर विभिन्न जिलों यानी कि राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की जाए। किसका था? ये कांग्रेस का था। ठीक है, 4 महीने में ही अलीगढ़ विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया और विश्वविद्यालय दिल्ली जैसे अनेक विश्वविद्यालय सभी भागों में शुरू किए गए थे। इसके बाद आई थी हर्टंग कमेटी। हर्टंग कमेटी से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सर फिलिप हर्टंग ने इसके अध्यक्ष थे और मई 1940 में साइमन कमीशन गठित किया गया था और इस कमेटी ने शीघ्र प्रचार की नीति की निंदा की तथा एकीकरण व सुधार की नीति पेश की थी।
क्वेश्चन बनता है कि एकीकरण सुधार की नीति किसने पेश की थी? सर फिलिप हॉर्टॉग ने शुरू की थी। देश की पहली ऐसी समिति थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन को रोकने जाने की सिफारिश की थी। हॉर्टॉग समिति जिसने अपव्यय और अवरोधन को रोका। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अपव्यय और अवरोधन क्या है? तो अपव्यय और अवरोधन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही बालक का विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। अवरोधन क्या होता है? अवरोधन होता है किसी बच्चे का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रुकना अवरोधन कहलाता है। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 वर्तमान भारतीय समाज का आज हमने डिस्कस किया है। कल इसका हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन देखिए ऐसे बन सकते हैं कि बोर्ड का घोषणा पत्र किस सन से संबंधित है? तो 1854 आंसर होगा आपका। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। तो यही सब डेट और तारीख आपको याद रखनी है। या भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिस समय इसका गठन हुआ था? सर विलियम हंटर थे। ठीक है, और मैकाले का विवरण पत्र का कौन से सन में आया था? 1935 में आया था। यशपाल समिति का गठन, यहाँ पर आपसे सन इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इसके अध्यक्ष कौन थे। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जितना भी हमारा थ्योरी है आपके शिक्षण कौशल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरीके का सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड नोट्स और कंटेंट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड बी सेफ।